हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी। आज हम इसमें पढ़ेंगे BHDC 131 के ब्लॉक 1 का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे, जिसका नाम है काल विभाजन और नामकरण, जिसमें हम काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता ये देखेंगे। काल विभाजन और नामकरण का आधार, इन दो टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे। अब हम चलते हैं काल विभाजन और नामकरण। सबसे पहले हम प्रस्तावना देख लेते हैं थोड़ा सा। आपके आने वाले पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य का इतिहास की पहली इकाई है। इस इकाई में हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण पर विचार किया जा रहा है। हालांकि कोई भी काल विभाजन अंतिम रूप से किसी भी प्रवृत्ति के उत्थान या पतन के घोतक नहीं हो सकता, क्योंकि साहित्य में किसी भी प्रवृत्ति की शुरुआत इतिहास के किसी बिंदु पर ना तो अचानक होती है और ना ही किसी निश्चित समय में उसका पूर्ण रूप से अंत होता है। यानी कि साहित्य की जो शुरुआत होती है ना ही वो अचानक हो जाती है और ना ही उसका निश्चित समय में अंत हो जाता है। इसका मतलब ये है, अध्ययन की सुविधा के लिए अतीत को विभिन्न कालखंडों अथवा युगों में बांट लिया जाता है। यानी कि जो अतीत है, इतिहास है, उसको कालखंडों और युगों में बांट लिया जाता है, तो उसका सही ढंग से हम उसको देख पाते हैं। इसे ही काल विभाजन कहा जाता है, इसे हम काल विभाजन कहते हैं और हमें समझ आता है कि साहित्य में क्या क्या हुआ, साहित्य के इतिहास में क्या क्या हुआ। फिर अलग अलग काल को विशेष रूप से निर्णायक प्रवृत्ति यानी कि निर्णायक विशेषता, चेतना या व्यक्तित्व के आधार पर नाम दिया जाता है। जैसे कि भक्ति काल में विशिष्ट प्रवृत्ति थी भक्ति, रीति काल में रीति, श्रृंगार, परक रचनाएं की जाती थीं और आश्रयदाताओं में जो कवि होते थे वो आश्रयदाताओं के साथ रहते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। फिर भातेंदु युग, तो उसमें भातेंदु के व्यक्तित्व के ऊपर उसका नाम दिया गया उस काल को, तो यही है और इसे ही नामकरण कहते हैं। हिंदी साहित्य के व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का भी विभाजन और नामकरण किया गया है। यानी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका जो नामकरण किया गया है वो विभिन्न विद्वानों ने किया है, नामकरण और काल विभाजन किया, ताकि हम हिंदी साहित्य को समझ सके, अच्छे से वो हमें समझ आ सके। तो इसलिए विभिन्न विद्वानों ने इसका नामकरण किया है। इस इकाई में हम ये जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के आधार क्या हैं। इस इकाई में हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के आधार के बारे में पता चलेगा। क्या इस प्रक्रिया में विद्वान की सर्वसम्मति है? अगर नहीं तो विभिन्न मतांतरों के पीछे क्या तर्क है? और अंततः हम ये भी जानेंगे कि अपेक्षाकृत व्यापक स्वीकृति किसे मिली, यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्वीकृति किसे मिली, ये हम जानेंगे इसमें। काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता। इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता होती है। यानी कि हम इतिहास को समझने के लिए काल विभाजन करते हैं और उसका नामकरण भी इतिहास को समझने के लिए करते हैं। हमें उसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ती है ताकि हम इतिहास को सही ढंग से समझ सकें। काल विभाजन और नामकरण करने से इतिहास के अध्ययन में एक प्रकार की व्यवस्था आती है, यानी कि जो इतिहास है उसमें व्यवस्था आ जाती है काल विभाजन और नामकरण से। इसके द्वारा हम प्रवृत्तिगत बदलाव के कारणों को समझने में आसानी होती है। यानी कि प्रवृत्ति के अनुसार, विशेषताओं के अनुसार जो बदलाव हुए उनको समझने में हमें आसानी मिलती है काल विभाजन और नामकरण के करने से। बिना काल विभाजन के इतिहास अव्यवस्थित और दिशाहीन हो जाता है। यानी कि अगर हम काल विभाजन नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलता कि रीतिकाल कौन सा है। अगर काल विभाजन नहीं किया जाता तो हमें ये नहीं पता चलता कि रीतिकाल कौन सा है, भक्ति काल कौन सा है, आदिकाल कौन सा है या फिर भातेंदु युग। तो इसलिए काल विभाजन को के करने से हमें उसमें अव्यवस्था जो होती है वो खत्म हो जाती है और दिशाहीनता भी खत्म हो जाती है। काल विभाजन और नामकरण से हमें साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों, ऐतिहासिक कारकों, सामाजिक और वैचारिक बदलावों को समझने में आसानी होती है। यानी कि काल विभाजन और नामकरण से हमें उस समय की जो खास विशेषताएं होती हैं, ऐतिहासिक कारक जो होते हैं,
सामाजिक और बुराइयां अच्छाइयां, समाज की बुराइयां जो अच्छाइयां होती है वो सब समझने में, वैचारिक बदलाव यानी कि उस समय के लोग क्या सोचते थे, उनकी क्या मान्यताएं थी, क्या क्या विचार थे, तो वो समझने में हमें आसानी होती है। काल विभाजन और नामकरण के सहारे हम इन भिन्नताओं के मूल में प्रवेश करते हैं, यानी कि इनको हम समझ सकते हैं। काल विभाजन और नामकरण से इनको हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इसके द्वारा हम संवेदना और शिल्प में आए परिवर्तनों को तर्कपूर्ण ढंग से समझे तो समझते ही हैं, इससे हमारा रचनात्मक आस्वाद भी बढ़ता है। यानी कि हम इसको तर्कपूर्ण ढंग से भी समझते हैं और हमारा रचनात्मक आस्वाद भी निखरता है, वो बढ़ता है, हम अच्छे से समझ पाते हैं। कदाचित यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व के लेखकों गलसादातासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन और मिश्र बंधुओं ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे, वे शोध और संदर्भ की दृष्टि से सदा ही महत्वपूर्ण होंगे। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, उनसे पहले भी इन सारे विद्वानों ने साहित्य का जो कालखंड में बांटा था और उसको नामकरण किया था, वो इम्पोर्टेंट है। इन्हीं का उपयोग करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन और नामकरण के आधार निर्मित किए। यानी कि इन्हीं सारे विद्वानों ने, ये जो ऊपर विद्वान दे रखे हैं, इन्हीं विद्वानों का पढ़ के जो इन्होंने इस पे तर्क दिए हैं, साहित्य के काल विभाजन पर तर्क दिए हैं, तो इन्हीं को पढ़कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना काल विभाजन और नामकरण का आधार दिया, अपना नामकरण और आधार बताया है, उसको सुव्यवस्थित किया। समय बदलने के साथ साथ युग की परिस्थितियां और प्रवृत्तियां भी बदलती हैं। काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि विभिन्न युगों में हुए बदलावों को चिन्हित किया जा सके। यानी कि काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि विभिन्न युग जो थे उनमें क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या विशेषताएं थी, सब के बारे में हमें पता चल सके, इसलिए हमें काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता पड़ी। नामकरण के द्वारा हम प्रमुख अथवा केंद्रीय बदलाव को रेखांकित करते हैं, यानी कि कुछ खास और केंद्रीय बदलाव जो थे उन सबको हम नामकरण के द्वारा रेखांकित कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उदाहरण स्वरूप रीति काल में भक्ति, नीति आदि विषयक रचनाएं भी की जा रही थी, पर रीति उस काल में सर्वाधिक व्यापकता लिए हुए थी। यानी कि रीति काल में सिर्फ रीति संबंधित रचनाएं नहीं हुई थी, रीति उस काल की सर्वाधिक व्यापकता मतलब सबसे ज्यादा उस काल में रीति से संबंधित रचनाएं हुई थी। लेकिन उस काल में सिर्फ रीति से संबंधित रचनाएं ही नहीं हुई थी, भक्ति और नीति से संबंधित रचनाएं भी हुई थी, लेकिन रीति जो थी वो ज्यादा थी। रीति की बहुलता के कारण इस दौर का नाम रीति काल की संज्ञा दी गई। वही है, रीति काल उस समय में ज्यादा चरमोत्कर्ष पर थी, तो इसलिए उस काल को रीति काल नाम दिया गया। साथ हम कह सकते हैं कि काल विभाजन और नामकरण साहित्य के विकास की दिशा, युग की केंद्रीय प्रवृत्ति तथा साहित्य के विभिन्न परिवर्तनों और मोड़ों का पता चलता है। तो अब हम करेंगे काल विभाजन और नामकरण का आधार। अब आपके सामने ये स्पष्ट है कि काल विभाजन और नामकरण का उद्देश्य इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में प्रवृत्तियों के विकास क्रम को स्पष्ट करना है। साहित्य की अंतर्निहित चेतना के क्रमिक विकास, परंपराओं के उत्थान और उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों को स्पष्ट करना ही काल विभाजन और नामकरण का उद्देश्य है। यानी कि काल विभाजन और नामकरण का उद्देश्य जो है वो साहित्य में जो विकास हुए, उनकी परंपराएं और उनके परंपराओं के उत्थान और पतन के क्या क्या कारण थे, उनकी खास विशेषताएं क्या क्या थी, इन सब के बारे में ये सब उद्देश्य है नामकरण और काल विभाजन का। काल विभाजन करने का उद्देश्य यही है। साहित्य का विकास समाज के बीच होता है। समाज में जब कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि साहित्य जो है वो समाज के बीच ही होता है, समाज के बीच उगता है साहित्य का जब समाज में परिवर्तन आएगा तो साहित्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जब समाज में जब कोई बड़ा परिवर्तन आएगा, जब साहित्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आज़ादी से पहले रचनाएं होती थी तो वो रीति काल की होती थी, उसमें आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती थी, उससे श्रृंगार से संबंधित रचनाएं होती थी। लेकिन आज़ादी के बाद आज़ादी के समय में 1857 के बाद से भारतेंदु युग शुरू होता है, 1857, और फिर जब से ही देश प्रेम से संबंधित रचनाएं होने लगती हैं। तो यही है, इसमें दे रखा है। आज़ादी से पहले जिस तरह के साहित्य की रचना की जा रही थी, आज़ादी के बाद की बदलती हुई परिस्थिति में संभव नहीं रहा। अगर प्रेमचंद के प्रेमाश्रम और रेणु के मेला आंचल को देखें तो समाज और राष्ट्र में खासा मूल्यगत बदलाव दृष्टिगोचर होता है।
लेकिन यहीं एक और तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है कि साहित्य इतिहास का काल विभाजन और नामकरण सामाजिक राजनीतिक इतिहास से प्रभावित होता है, पर उसका अनुचर नहीं होता। यानी कि साहित्य इतिहास का काल विभाजन और नामकरण सामाजिक राजनीतिक इतिहास का अनुचर नहीं होता। सामाजिक और राजनीतिक इतिहास से वो प्रभावित होता है। साहित्य का इतिहास राजनीति के इतिहास के समानांतर नहीं चलता। साहित्य का जो इतिहास है वो राजनीति के इतिहास के समानांतर नहीं चलता। जब हिंदी साहित्य का आदिकाल था तथा भारतीय साहित्य में वह मध्यकाल था, अर्थात साहित्य के इतिहास और राजनीति के इतिहास में द्वंद्व भी है और उनका अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी। यानी कि साहित्य इतिहास और राजनीति के इतिहास में मेल भी है, द्वंद्व मतलब मेल भी है और उनका अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी है। राजनीतिक परिस्थितियां साहित्य में परिवर्तन लाती हैं, पर अनिवार्य रूप से हर बार राजनीतिक कारक ही निर्णायक नहीं होता। इसमें ये बताया गया है कि राजनीतिक परिस्थितियां जो है वो साहित्य में परिवर्तन लाती हैं, लेकिन हर बार राजनीतिक परिस्थितियां ही नहीं होती साहित्य के बदलाव को लाने में। साहित्य के काल विभाजन और नामकरण करने में हर बार राजनीतिक परिस्थितियां ही नहीं होती, वो उसमें परिवर्तन लाते हैं, लेकिन हर बार उन्हीं का हाथ नहीं होता उसे बदलने में। उदाहरण स्वरूप रीतिकालीन साहित्य सत्ययुगीन रजवाड़ों की राजनीतिक सांस्कृतिक मानसिकता का परिचय देती है, और अगर हम आदिकालीन सिद्धोनाथों की रचनाओं को देखें तो वहाँ राजनीति की अपेक्षा सामाजिक सांस्कृतिक कारक ज्यादा क्रियाशील हैं। भक्ति युग के उत्थान को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच विवाद काफी प्रसिद्ध है। आचार्य शुक्ल ने पश्चिमोत्तर से आए हुए आक्रमण को भक्ति के उत्थान का प्रमुख कारक माना, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे भारतीय परंपरा का स्वाभाविक विकास कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जो भक्ति का उत्थान है वो मुस्लिम आक्रमण की वजह से हुआ है। मुस्लिम लोगों ने देश पर जो आक्रमण किया था उसकी वजह से भक्ति, वो जो हिंदू लोग थे उन लोगों में निराशा सी आ गई थी, तो उन्होंने सोचा कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और हम अब भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते थे, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा ऐसा नहीं होता। अगर मुस्लिम आक्रमण के कारण अगर ये भक्ति आंदोलन शुरू हुआ होता तो वो दक्षिण से नहीं पश्चिम से शुरू हुआ था, जबकि दक्षिण से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। अल्वारो नेनार संत जो थे उन्होंने शुरू करा था भक्ति का जो आंदोलन था वो। कहने का तात्पर्य है कि साहित्य के काल विभाजन के लिए राजनीतिक इतिहास के काल विभाजन को स्थूल रूप से आधार नहीं बनाया जा सकता। यानी कि साहित्य के काल विभाजन के लिए राजनीतिक इतिहास जो है उसी को हम आधार नहीं मान सकते। उसके साहित्य इतिहास के अलग अलग आधार होते हैं। अतः राजनीतिक अथवा सामाजिक इतिहास का वहीं तक सहारा लिया जाना चाहिए जहाँ तक वह साहित्य की मूल रचना को प्रभावित करे। यानी कि उसका ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए जितनी वो साहित्य की रचना को प्रभावित कर सके। किसी भी ऐतिहासिक दौर में जो राजनीतिक सांस्कृतिक आर्थिक गतिविधियां चल रही होती हैं, साहित्य का उसके विरोधाभासों को भी देखता है। उदाहरणार्थ जिस दौर में हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं की गहमागहमी भरा माहौल था, उस दौर में लिखी गई नई कहानियों में उल्लास का स्वर मौजूद है। अतः साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का आधार साहित्यिक प्रवृत्ति और चेतना होनी चाहिए। यानी कि काल विभाजन और नामकरण का जो आधार है वो साहित्यिक प्रवृत्ति होना चाहिए और चेतना होनी चाहिए उसमें। प्रवृत्तियों को जब हम राजनीतिक सामाजिक इतिहास से संबद्ध करना मतलब जोड़कर देखते हैं तो प्रवृत्तियों में बदलाव के कारण की जानकारी मिलती है। यानी कि जब हम राजनीतिक सामाजिक इतिहास को जोड़कर देखते हैं तो उसमें हमें बदलाव दिखाई देता है। साहित्य की प्रवृत्ति के निर्माण और बदलाव के लिए विभिन्न तत्व जिम्मेदार होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर बार एक या एक से अधिक तत्व साहित्यिक प्रवृत्ति के निर्धारण या बदलाव के मूल हों। यानी कि साहित्य की जो प्रवृत्ति होती है उसके अनेक तत्व उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, कोई एक तत्व जिम्मेदार नहीं होता। उसके अलग अलग कारण होते हैं, बदलाव के उसके अलग अलग कारण निर्धारण होते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग कारण प्रवृत्ति विशेष के उन्मेष के पीछे सक्रिय होते हैं। यानी कि अलग अलग समय में अलग अलग कारण होते हैं उसकी प्रवृत्ति के विशेषताओं के बदलाव के लिए। अतः काल विभाजन और नामकरण का भी कोई रूढ़ आधार नहीं हो सकता।
अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियाँ निर्णायक होती हैं। कभी कोई प्रवृत्ति विशेष अपने पूरे समय में प्रधान हो जाता है तो कभी कोई सांस्कृतिक चेतना, यानी कि कभी कोई सांस्कृतिक चेतना जो है वो अपने समय में ज़्यादा होती है, प्रधान होती है, या फिर कभी कभी कोई खास विशेषता उसके समय में प्रधान हो जाती है। जैसे कि रीतिकाल में रीति सबसे ज़्यादा होती थी, तो वही उस काल का नाम रीतिकाल रख दिया गया, जबकि उस काल में भक्ति से संबंधित और नीति से संबंधित रचनाएं भी होती थी। 14वीं सदी से 17वीं सदी तक भक्ति की सांस्कृतिक चेतना ने समाज पर व्यापक प्रभाव डाला। भक्ति काव्य की कई शाखाएं विकसित हुईं। इनकी अपनी अपनी विशिष्टताएं थीं, लेकिन प्रायः हर कहीं पारंपरिक जड़ता और सामंती मूल्यों के प्रति प्रतिरोधी चेतना विकसित हुई। भक्ति के माध्यम से समाज सुधार, प्रेम, भाईचारे का आह्वान, लोक जीवन और प्रतिष्ठा के प्रयास हुए। जैसा कि देखा गया है, भक्ति आंदोलन में कबीरदास ने, रैदास ने, सभी जो कवि थे उन्होंने समाज सुधार से संबंधित रचनाएं की। प्रेम, भाईचारा और भगवान को अपना सब कुछ माना, ये सब भक्ति काल में हुआ था। भक्ति काल में ये सब देखने को मिलता है। इसी कारण इस पूरे युग को भक्ति काल की संज्ञा से नवाजा गया। इसी तरह ऐसा भी देखा गया है कि किसी समय विशेष में किसी खास व्यक्ति का हस्तक्षेप इतना महत्वपूर्ण और युगांतकारी हो जाता है कि उसका प्रभाव हमें उस दौर की समस्त साहित्यिक गतिविधियों में देखने को मिलता है। ऐसा जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये सब इनके बारे में, ऐसे युगों को द्विवेदी युग, भारतेंदु युग कहा गया है, क्योंकि भारतेंदु युग में भारतेंदु को जो व्यक्तित्व था वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो गया था, लोग उनको फॉलो करने लगे थे, उनके कई सारे फॉलोवर्स हो गए थे, और इसलिए भारतेंदु युग से संबंधित ही रचनाएं करने लगे थे उस समय के कवि। तो इसलिए इस युग को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग नाम दिया गया, यानी कि किसी महत्वपूर्ण उस व्यक्ति का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतेंदु जो थे वो एक व्यक्ति थे, उनका हस्तक्षेप इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था कि लोग उन्हें मानने लगे थे, उनकी रचनाएं इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी थी लोगों को, तो लोग उनको मानने लगे थे। तो इसलिए उस युग का नाम भारतेंदु और द्विवेदी युग। हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण के लिए भी कालक्रम को आधार बनाया गया है, यानी कि काल विभाजन और नामकरण के लिए कालक्रम को भी आधार बनाया गया है। तो कभी प्रवृत्ति विशेष को, कभी कालक्रम को आधार बनाया गया है, कभी किसी खास विशेषता को या फिर प्रवृत्ति को। नीचे दी गई तालिका से ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। अब हम तालिका देख लेते हैं। ये दे रखी है तालिका, आधार, ये आधार दे रखा है और ये काल विभाजन दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। अब है ऐतिहासिक कालक्रम। तो ऐतिहासिक कालक्रम में क्या क्या था? आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ऐतिहासिक कालक्रम में आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये इतिहास में आ जाते हैं। आदिकाल वही था जिसमें सिद्धोनाथों की रचनाएं हुई थी। मध्यकाल भक्ति से संबंधित था मध्यकाल, और आधुनिक काल में भारतेंदु युग वगैरह की जो रचनाएं हुई थी। फिर साहित्य केंद्रित काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद प्रसाद युग। साहित्य केंद्रित काल में भारतेंदु, द्विवेदी और प्रेमचंद प्रसाद युग, ये आ जाता है साहित्य केंद्रित काल में। फिर राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक चेतना, तो इसमें भक्ति काल, नवजागरण काल। राष्ट्र और सामाजिक सांस्कृतिक चेतना आ गई। भक्ति काल में कबीर और रैदास ने सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना विकसित की थी, लोगों में सांस्कृतिक चेतना विकसित की थी। तो इसमें याद होते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक चेतना में नवजागरण काल और भक्ति काल। नवजागरण काल में भारतेंदु वगैरह ये लोग थे, तो इन्होंने भी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना को विकसित किया था। साहित्यिक प्रवृत्ति, इसमें रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद, वियोगवाद, नई कविता, नई कहानी आदि देखने को मिलते हैं। तो बस इतना इम्पोर्टेंट था, नीचे का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं छोड़ रही हूँ।